पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जोल और एली बड़ी ही होशियारी से हेनरी और सैम के साथ इन्फेक्टेड की खतरनाक प्रजातियों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद में सैम इन्फेक्टेड हो जाता है। एली को लगता है कि उसका इम्यून ब्लड सैम के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देगा, इसलिए एली अपना खून सैम के घाव पर लगाती है, लेकिन उसका खून सैम के इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं करता और सैम एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदलकर एली पर ही हमला कर देता है, जिसे देखकर लाचार हेनरी आनन फानन में अपने भाई पर ही गोली चला देता है। फिर अपने भाई की हत्या के पश्चाताप में हेनरी खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत पिछली घटना के 3 महीने बाद से होती है, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बर्फीले जंगल में कुछ खरगोशों का शिकार करके अपने घर पहुंचता है। वहां कुर्सी पर बैठी उसकी पत्नी अपनी तिरछी नजरों से उसे किसी खतरे का संकेत देती है, लेकिन वो आदमी उसके संकेत को समझ नहीं पाता और अपने हथियार निकालकर मेज पर रख देता है। इतने में ही अंदर छुपा हुआ जोल एकाएक बाहर निकल कर आता है और उस आदमी पर अपनी बंदूक तान देता है। जोल को अचानक देखकर वो आदमी दंग रह जाता है। जोल के एक बार फिर चेतावनी देने पर वो आदमी अपनी जेब में रखी पिस्तौल भी 2 उंगलियों से निकालकर मेज पर रख देता है। लेकिन वो आदमी जोल से डरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो इस जंगल में अपनी पत्नी के साथ कई सालों से रह रहा था और वो पहले भी ऐसे बहुत से खतरों का सामना कर चुका था। इसलिए वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है और जोल से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। तो जोल उसे बताता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, लेकिन जंगल में रास्ता भटक कर उनके घर पहुंच गया और अब उसे सिर्फ नक्शे पर अपनी लोकेशन जाननी है। उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी वो आदमी जोल पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो जोल को एक लुटेरा समझ रहा था। उस बूढ़े से तंग आकर ऊपर छुपी एली भी नीचे आ जाती है और अपनी बंदूक निकालकर उस बूढ़े आदमी को धमकाने लगती है, लेकिन उससे डरने के बजाय वो बूढ़े पति पत्नी जोल और एली पर व्यंग्य कसते हुए उन पर हंसने लगते हैं। हालांकि जोल और एली ने पहले ही उस बूढ़ी महिला को अपने बारे में सब बता दिया था, इसलिए वो बूढ़ी महिला अपने पति को भी समझाती है कि जोल और एली बुरे लोग नहीं हैं। वो लोग बस अपने भाई और किसी फायरफ्लाइज ग्रुप को ढूंढते हुए यहाँ रास्ता भटक गए हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोल और एली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता बता देता है, लेकिन साथ ही वो उन्हें एक चेतावनी भी देता है कि उन्हें उस रास्ते पर एक मौत की नदी मिलेगी, जिसके उस पार कुछ ऐसे खतरनाक लोग रहते हैं जो नदी पार करने वाले किसी भी इंसान को मारकर उनकी लाश उसी नदी में बहा देते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई सारे इंसानों और इन्फेक्टेड की लाशों को उस मौत की नदी में बहते हुए देखा है, और अगर जोल के भाई ने भी उस नदी को पार किया होगा तो वो अब तक स्वर्ग सिधार गया होगा। ये सुनते ही जोल डर से कांप जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई की चिंता तो थी ही, साथ ही वो ये भी सोचने लगा था कि वो एली को उस खतरे से बचाकर कैसे निकाल पाएगा। लेकिन एली को लग रहा था कि वो बूढ़े सठिया गए हैं और उनकी फिरकी ले रहे हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और जोल के साथ उनके घर से बाहर निकल जाती है। जाते जाते एली उनका एक खरगोश भी चुरा लेती है। उसी वक्त खतरे के बारे में सोचकर जोल को अचानक घबराहट महसूस होने लगती है, लेकिन वो खुद को किसी तरह संभालता हुआ एली के साथ पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ जाता है। फिर देर तक चलते रहने के बाद दिन ढल जाता है। वो लोग रात बिताने के लिए एक गुफा में रुक जाते हैं, जहां पर पहले तो वो भुने हुए खरगोश की दावत उड़ाते हैं। उसके बाद जोल और एली शराब के घूंट लगाते हुए बातचीत करने लगते हैं। इन्हीं बातचीत के दौरान एली जोल के सामने पहली बार इस बात का खुलासा करती है कि उसे सैम के इन्फेक्टेड होने के बारे में पहले ही पता चल चुका था और सैम को बचाने के लिए उसने अपना खून उसके इन्फेक्शन में भी लगाया था, लेकिन उसके खून ने सैम के इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं किया। इसलिए एली अब ये सोचकर मायूस होने लगी थी कि उसका खून वैक्सीन बनाने में मदद कर भी पाएगा या नहीं। इस पर पहले तो जोल को एली के उस बेवकूफी भरे कारनामे के बारे में जानकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर जोल उसे समझाता है कि उसके खून को वैक्सीन में बदलना इतना आसान नहीं होगा। पर अगर मैरिलिन ने एली में वो खूबी देखी है जिसके जरिए वैक्सीन बनाई जा सकती है, तो मैरिलिन कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैरिलिन खुद दुनिया को इन्फेक्शन से मुक्त देखना चाहती है। जोल की ये बात सुनकर एली की हिम्मत भी बढ़ जाती है। उस रात वो दोनों उसी गुफा में आराम करते हैं और अगली सुबह फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं, जहां कुछ देर चलने के बाद उन्हें वही मौत की नदी दिखाई देती है, जिसके बारे में उन बूढ़े दंपत्ति ने जोल और एली को चेतावनी दी थी। इसीलिए उस नदी को पार करने से पहले वो दोनों छुपकर देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं उन बूढ़े लोगों के कहे मुताबिक नदी के उस पार सचमुच कोई खतरा तो नहीं है।
हालांकि वहां देर तक निगरानी रखने के बावजूद भी उन्हें किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं लग पाता। ये देखकर एली जोल पर व्यंग कसने लगती है कि जोल उन बुजुर्गों की झूठी बातों से ही डर गया है, पर जोल जानता था कि उन्हें हर वक्त हर कदम पर खतरा है। इसलिए वो सतर्क रहकर एली के साथ नदी पार करने लगता है। उस नदी को सुरक्षित पार करने के बाद थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दिखाई देता है, जिसे देखकर जोल एली को बताता है कि किसी जमाने में इस जगह पर पानी की मदद से बिजली बनाई जाती थी। पर बिंदास एली को तो बिजली बनाने के प्रोसेस जानने से ज्यादा जोल से सीटी बजाना सीखने में दिलचस्पी थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी वो सीटी बजाना सीख नहीं पाती। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए वो दोनों बेफिक्र होकर आगे बढ़ने लगते हैं। उस मौत की नदी के किनारे किनारे चलते हुए एली को वहां की अजीब सी खामोशी को देखकर डर का एहसास होने लगता है। वो जोल से पूछती है कि कहीं यहाँ सचमुच में कोई खतरा तो नहीं है। ये सुनकर जोल भी अचानक व्याकुल हो उठता है और मैप में आगे का रास्ता देखकर फौरन एली को उस नदी से दूर ले जाने लगता है। इतने में ही कुछ हथियारबंद घुड़सवार अचानक वहां आकर जोल और एली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन लोगों को देखकर डर के मारे जोल और एली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग थे जिनके बारे में उन बुजुर्ग दंपत्ति ने जोल और एली को चेतावनी दी थी कि ये लोग इन्फेक्टेड और घुसपैठियों को मारकर उनकी लाशें नदी में बहा देते हैं। जोल ये अच्छी तरह से जानता था कि वो एली को इतने सारे हथियारबंद लोगों के बीच से बचाकर नहीं निकाल सकता। इसीलिए वो चुपचाप उनके आगे अपने हथियार डाल देता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों बुरे लोग नहीं हैं और न ही वो इन्फेक्टेड हैं, बल्कि वो तो बस इस जगह से गुजर रहे थे। पर वो नकाबपोश घुड़सवार जोल और एली की कोई भी बात सुनने से पहले उनकी जांच करना चाहते थे कि कहीं वो दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। ये काम वो लोग अपने कुत्ते पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कुत्ते सूंघकर ही इन्फेक्टेड लोगों का पता लगा लेते थे। वो लोग पहले एली को जोल से दूर कर देते हैं ताकि वो दोनों मिलकर कोई चालाकी ना कर सके। उसके बाद वो अपने खूंखार कुत्ते को जोल पर छोड़ देते हैं। वो कुत्ता जोल को सूंघकर वापस चला जाता है, जिसका मतलब था कि जोल इन्फेक्टेड नहीं है। जोल को लगा था कि वो लोग सिर्फ उसी की जांच करेंगे, लेकिन वो लोग तो एली की भी जांच करना चाहते थे। ये सुनकर जोल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और डर के मारे एली का भी कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि एली तो पहले से ही इन्फेक्टेड थी और अगर उस कुत्ते ने एली के इन्फेक्शन को सूंघ लिया तो वो अपने तेज दांतों से एली को चीर फाड़ कर रख देगा। ये सोचकर ही जोल और एली भयभीत हो उठते हैं। जोल के पास भी अब एली को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बेबस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। एक पल के लिए तो लगता है कि जैसे उनके सफर का यहीं अंत हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल जोल देखता है कि वो कुत्ता एली पर हमला करने के बजाय उसके साथ खेल रहा है। ये देखकर जोल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे एली इन्फेक्शन से इस हद तक सुरक्षित है कि वो कुत्ता भी उसके इन्फेक्शन का पता नहीं लगा पाया। पर जो भी हुआ उससे जोल की जान में जान आ जाती है। फिर वो लोग जोल और एली के यहाँ आने का कारण बताने के लिए उन्हें 10 मिनट का समय देते हैं। तो देरी न करते हुए जोल उन्हें बताता है कि वो अपने भाई की तलाश में यहाँ आया है। ये सुनकर उन घुड़सवारों की लीडर, जिसका नाम मारिया था, वो जोल से उसका परिचय पूछती है। जोल जब उसे परिचय देते हुए उसे अपना नाम बताता है तो जोल का नाम सुनते ही मारिया पहले तो संदेह भरी नजरों से उन दोनों की ओर देखती है। फिर वो तुरंत जोल और एली को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाने लगती है। मारिया और उसके साथी जैक्सन टाउन में रहते थे। उस टाउन की घुसपैठियों से सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर लकड़ियों और लोहे की मजबूत दीवारें बनी हुई थी और उसके मुख्य दरवाजे पर कुछ हथियारबंद सुरक्षा प्रहरी हर वक्त तैनात रहते थे। जोल और एली को उस टाउन में लाते वक्त मारिया का एक साथी सुरक्षा प्रहरियों को लाल झंडी दिखाता है, जिसका मतलब था कि वो लोग इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं। ये देखकर पहरेदार टाउन का प्रवेश द्वार खोल देते हैं। उस टाउन के अंदर प्रवेश करते ही जोल और एली को ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं जो शांतिपूर्वक अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। जोल और एली उस टाउन के लोगों और दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जोल को उन लोगों के बीच एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे देखकर जोल की आंखें नम हो जाती हैं और दिल खुशी से भर आता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जोल का भाई टॉमी था। जोल अपने भाई टॉमी को अपने सामने देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और भागता हुआ उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। एक दूसरे को सुरक्षित देखकर दोनों भाइयों की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठते हैं। पर यह सब देखकर एली के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जोल एली के साथ इतनी नरमी से कभी पेश नहीं आया था। इसलिए एली थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती है। फिर मेल मिलाप खत्म होने के बाद टॉमी और मारिया अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उन्हें सबसे पहले टाउन के रेस्टोरेंट में ले जाते हैं।
जहां जोल और एली अपनी तहजीब बगल में रखकर भूखे शेरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों एक लंबे अरसे बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं, इसीलिए वो बिना रुके बस खाते ही जाते हैं। उन्हें ऐसा खाना खाते हुए देखकर एक लड़की एली को घूरने लगती है, जिसे देखकर एली उस पर भड़क उठती है। एली को गुस्से में देख उसे शांत करने के लिए मारिया उसे समझाती है कि यहाँ के बच्चों ने एली जैसी अलग दिखने वाली और तेज तरार बातें करने वाली लड़की पहली बार देखी है, इसीलिए वो जिज्ञासु मन से उसे घूर रहे हैं। पर यह सुनकर भी एली का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उल्टा मारिया पर ही तंज कसने लगती है, क्योंकि मारिया और उसके साथी कुछ देर पहले जोल और एली की जान लेने वाले थे, इसलिए वो मारिया को भी खरी खोटी सुना देती है। इस पर मारिया अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उन्हें अपने टाउन की सुरक्षा करने के लिए अनजान लोगों की जांच पड़ताल करनी ही पड़ती है, पर वो बेवजह किसी को नहीं मारते। और रही बात वो मौत की नदी वाली, तो उसमें बस थोड़ी बहुत ही सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ इन्फेक्टेड लोगों और बुरे लुटेरों को ही मारकर नदी में बहाया था, ताकि बुरे लोग इस जगह से दूर रहें। मारिया की इस बात से एली को तसल्ली मिल जाती है। फिर जोल मारिया की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है, ताकि वो अपने परिवार से अकेले में बात कर सके। लेकिन तभी टॉमी जोल को बताता है कि मारिया भी अब उनके परिवार की ही सदस्य है, क्योंकि अब मारिया टॉमी की धर्मपत्नी बन चुकी है। ये जानने के बाद जोल के चेहरे से जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं, क्योंकि जोल को मारिया भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हालांकि ना चाहते हुए भी जोल को उन्हें शादी की बधाई देनी पड़ती है। इसके बाद टॉमी और मारिया जोल और एली को जैक्सन टाउन की सैर पर ले जाते हैं, जहां मारिया उन्हें बताती है कि वो 7 साल पहले अपने दल के साथ यहाँ पर आई थी। उस वक्त यहाँ एक समुदाय के कुछ मुट्ठी भर लोग इस टाउन की एक छोटी सी जगह पर घेराबंदी करके रहते थे, लेकिन उन लोगों पर आए दिन लुटेरों के हमले होते रहते थे। इसीलिए मारिया और उसके साथियों ने उन लोगों के साथ मिलकर इस पूरे टाउन को ऊंची लकड़ियों की दीवारों से घेरकर इसे और ज्यादा सुरक्षित बना दिया। तब से ही मारिया और उसके साथी इस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर लुटेरों का हमला बहुत हद तक कम हो गया है। ये सुनकर जोल के मन में सवाल उठता है कि वो लोग सिर्फ लुटेरों की ही बात कर रहे हैं, क्या उन्हें इन्फेक्टेड लोगों से खतरा नहीं है? तो टॉमी उसे बताता है कि कभी कभार शहर से भटक कर कुछ इन्फेक्टेड यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा तादाद में नहीं होते, तो उन्हें आधे किलोमीटर दूर से भी बंदूक का निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ लोगों को कॉर्डाइसेप्स इन्फेक्शन से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वहाँ की शांति को देखकर जोल के मन में यह सवाल उठता है कि यहाँ रहने वाले लोग बिना लड़ाई झगड़े के और इतने शांतिपूर्वक कैसे रहते हैं। तो इसके जवाब में मारिया उसे बताती है कि उन्हें इन लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है। मारिया और उसके साथी ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रख पाए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर संचार के सारे माध्यम बंद कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बाहरी दुनिया को इस खुफिया जगह के बारे में ना बता पाए। यहाँ पर हर धर्म के लिए केवल एक ही पूजा स्थल बनाई गई है, ताकि कोई धर्म के नाम पर ना लड़े। और साथ ही यहाँ एक स्कूल और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग सारे लोग मिलजुल कर करते हैं। मारिया उन्हें ये भी बताती है कि उन्होंने पास ही मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को फिर से ठीक करके इस जगह पर बिजली का उत्पादन भी शुरू कर दिया है, और साथ ही यहाँ साफ सुथरी और गर्म पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ कुल मिलाकर 300 लोग ही रहते हैं, जिन्हें ये सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से मिल जाती हैं। इसीलिए ये लोग बिना लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्वक रहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद जोल को ये बात समझ आ जाती है कि इस खुफिया टाउन की मर्यादा को बचाए रखने के लिए ही टॉमी ने उसे रेडियो पर अपनी लोकेशन भेजनी बंद कर दी थी, ताकि कोई टॉमी के जरिए इस खुफिया जगह तक ना पहुंच पाए। उसके बाद एली पूछती है कि क्या मारिया यहाँ की मुखिया है? तो इसके जवाब में मारिया कहती है कि यहाँ कोई भी मुखिया नहीं है। जैक्सन टाउन पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और लोगों ने अपने नेता के रूप में उसे चुना है। मारिया और टॉमी की बातें सुनकर जोल और एली उनसे काफी प्रभावित होते हैं। तभी जोल कहता है कि उसे टॉमी से अकेले में कुछ बातें करनी है, इसलिए वो एली को मारिया के हवाले छोड़कर टॉमी के साथ एक बार में चला जाता है, जहां दोनों भाई जाम से जाम टकराते हुए बातें करने लगते हैं। टॉमी बहुत खुश था कि जोल उसे इतनी दूर ढूंढने आया है, लेकिन उसे टेस की कमी भी खल रही थी। टॉमी जोल से टेस के बारे में पूछता है और साथ ही ये भी पूछता है कि एली कौन है और वो जोल के साथ क्या कर रही है। इस पर जोल टॉमी से झूठ बोल देता है कि टेस बिल्कुल ठीक है। वो सच्चाई बताकर टॉमी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। साथ ही वो एली के बारे में भी झूठ बोलते हुए कहता है कि एली फायरफ्लाइज के एक मेंबर की बेटी है और वो सिर्फ पैसों के लिए उसके परिवार को ढूंढने निकला है। जोल अभी टॉमी को एली के इन्फेक्शन के बारे में इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसे डर था
कि अगर टॉमी ने मारिया को भी ये बात बता दी तो मारिया एली को जान से मार देगी। इसीलिए जोल इस बात को अभी राज ही रखता है और टॉमी से फायरफ्लाइज के ठिकाने के बारे में पूछता है। टॉमी उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर कोलोराडो शहर में एक यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर फायरफ्लाइज का एक खुफिया ठिकाना छुपा हुआ है। ये बताने के बाद टॉमी जोल को ये भी चेतावनी देता है कि कोलोराडो शहर लुटेरों और इन्फेक्टेड का डेरा है, इसलिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं। ये सुनकर जोल टॉमी से अनुरोध करता है कि टॉमी उन्हें फायरफ्लाइज के उस ठिकाने तक ले चले। क्योंकि टॉमी जवान था और बंदूक चलाने में माहिर था, जोल को पूरा यकीन था कि टॉमी उनकी रक्षा कर सकता है, लेकिन टॉमी उसके साथ चलने से साफ इनकार कर देता है। वो जोल को बताता है कि उसकी पत्नी मारिया गर्भ से है और उसे अपनी पत्नी को इस हालत में कहीं छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। जोल, जो अपने भाई से काफी उम्मीदें लगा बैठा था, टॉमी की ये बात उसे बहुत निराश कर देती है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही जोल को भीड़ में घुंघराले बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी सारा की याद आ जाती है और वो बहुत भावुक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया एली को एक खाली घर में छोड़ जाती है, जहां से एली नहा धोकर जब बाहर आती है तो देखती है कि मारिया उसके लिए कुछ कपड़े और अपने घर का पता छोड़ गई थी। उन कपड़ों को पहनकर तैयार होने के बाद जब एली मारिया के घर जाती है तो उसे वहां दीवार पर टॉमी द्वारा लगाया एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर जोल की बेटी सारा और मारिया के बेटे केविन की जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी हुई थी। दरअसल ज़ॉम्बी आउटब्रेक में मारिया ने भी अपने परिवार को खोया था और टॉमी से ये उसकी दूसरी शादी थी। एली उस बोर्ड को पढ़ ही रही होती है कि तभी मारिया वहां आ जाती है। मारिया उसे एक जैकेट देती है, फिर उसके बाल संवारने लगती है। बातें करते वक्त मारिया एली को जोल की बेटी सारा के बारे में बताती है। जोल की बेटी के बारे में सुनकर एली को जोल के लिए काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि इसी वजह से जोल इतना पत्थर दिल बन चुका है। फिर मारिया एली को अपने टाउन के सिनेमा घर में ले जाती है, जहां बहुत से बच्चे फिल्म देख रहे होते हैं। उधर जोल परेशान बैठा अपने टूटे हुए जूते को ठीक करने में लगा था। इतने में ही टॉमी उसके लिए नए जूते लेकर उसके पास आता है और जोल के साथ ना आ पाने के लिए उससे माफी मांगता है। उसे सुनकर जोल भी शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एक बाप के लिए अपने बच्चे से दूर जाना कितना मुश्किल है। जोल टॉमी को एक बार फिर अपने साथ खड़ा देख इस बार उसे एली की सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि एली इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन वो इन्फेक्शन से पूरी तरह इम्यून है और फायरफ्लाइज की लीडर मैरिलिन के कहे मुताबिक अब सिर्फ एली की इम्यूनिटी के जरिए ही कॉर्डाइसेप्स इन्फेक्शन की वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये सुनकर तो टॉमी भी हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद जोल टॉमी को टेस की मौत के बारे में भी बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कैसे एली ने एक हमलावर पर गोली चलाकर उसकी जान बचाई थी। वो एली को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था, इसीलिए वो उसे मुसीबत में देखकर घबरा जाता है। बुढ़ापा अब जोल पर हावी होने लगा है और अब वो खुद को पहले की तरह ताकतवर महसूस नहीं करता और उसे डर है कि वो आगे एली की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये बताते हुए जोल बहुत भावुक हो जाता है और टॉमी से एक बार फिर अनुरोध करता है कि अब टॉमी एली की जिम्मेदारी संभाले और उसे सुरक्षित फायरफ्लाइज तक पहुंचाए। जोल को इतना भावुक होते हुए देखकर टॉमी का दिल भी पिघल जाता है और वो एली को फायरफ्लाइज तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जोल जब ये खबर एली को सुनाता है तो एली उस पर भड़क उठती है। वो भी जोल को अपना परिवार समझने लगी थी और जोल से अलग नहीं होना चाहती थी। एली जोल पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को खोया है। उसने जिसे भी चाहा वो या तो मर गया या उसे छोड़कर चला गया, लेकिन जोल ने उसकी हर मुसीबतों से रक्षा की और हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। इसीलिए वो जोल पर विश्वास करती है और सिर्फ उसी के साथ सुरक्षित महसूस करती है। पर एली के लाख समझाने के बावजूद भी जोल उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता और उसी वक्त एली से अपने रास्ते अलग करके वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह एली टॉमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टॉमी और एली जब अपना घोड़ा लेने अस्तबल में पहुंचते हैं तो वहां जोल को अचानक देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल जोल ने एली के बारे में रात भर विचार किया था और उसे ये एहसास हो गया था कि एली उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इसीलिए वो एली को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर एली के मन में खुशी की एक लहर दौड़ उठती है। फिर जोल और एली टॉमी को अलविदा करते हुए फायरफ्लाइज के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस बार वो दोनों सचमुच एक बाप बेटी की तरह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आगे का सफर तय कर रहे थे। वो दोनों करीब एक हफ्ते बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर ही कहीं फायरफ्लाइज का ठिकाना छुपा हुआ था। जोल एली के साथ उस ठिकाने को ढूंढने लगता है। आखिरकार वो दोनों फायरफ्लाइज के ठिकाने को ढूंढ ही लेते हैं।
हालांकि वो दोनों जब सावधानी पूर्वक उस ठिकाने के अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फायरफ्लाइज का ग्रुप तो पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुका था और वो जगह भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। ये देखकर जोल और एली को बड़ी निराशा होती है। तभी अचानक उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद फायरफ्लाइज के कुछ सदस्य अभी भी इस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ बंदरों के अलावा और कोई नहीं मिलता। ये देखकर जोल और एली निराश हो जाते हैं। वो अभी इसी सदमे से उभरे नहीं होते कि तभी लुटेरों की एक टोली उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखकर जोल और एली भयभीत हो उठते हैं और जल्दी से अपने घोड़े की तरफ भागते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग घोड़े तक पहुंच पाते, एक लुटेरा अचानक जोल पर हमला कर देता है। जोल उससे खुद को बचाने की जद्दोजहद करने लगता है। एली भी जोल को बचाने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेती है, लेकिन वो उस लुटेरे पर निशाना लगा ही नहीं पाती। फिर आखिरकार जोल किसी तरह उस लुटेरे को गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। पर तभी जोल को एहसास होता है कि उस लुटेरे ने मरते मरते अपना चाकू जोल के पेट में घुसेड़ दिया था। इतने में ही उस लुटेरे के बाकी साथी भी जोल और एली की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर एली किसी तरह जोल को घोड़े पर बिठाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। इस तरह वो दोनों उन लुटेरों से बाल बाल बचकर निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाते ही जोल ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। उसे देखकर तो जैसे एली की जान ही निकल जाती है। वो जोल को उठाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और अंततः खून से लथपथ जोल को अपने सामने मौत के करीब बढ़ते देखकर एली की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। क्या एली जोल को बचा पाएगी या आगे का सफर एली को अकेले ही तय करना पड़ेगा? जानने के लिए देखना ना भूलें इस सीरीज का अगला एपिसोड। धन्यवाद।